हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस चैनल पे पहली बार एक एसएसटी की वीडियो आएगी। क्लास 10th की जो एसएसटी का चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हमारे देश में ब्रिटिश रूल से देखिए देश आज़ाद कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सही लगेगा। और दूसरी बात सुनो, हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं। तो बच्चों, हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री का ज्ञान है ना, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में वो गलतियां नहीं करेगा जिस वजह से हिस्ट्री में मिस्टेक्स हुई है। मेरा मतलब है, दोज हु डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री कैन नॉट चेंज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर मुझे ये पता ही नहीं रहेगा कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे देश के लोगों ने किस टाइम पे क्या गलत डिसीजन दिया, जिसकी वजह से आज कुछ ऐसे सिनेरियो है जो कि अगर वो सही डिसीजन देते तो नहीं होता है ना, तो मैं आने वाली जनरेशन के लिए वो डिसीजन नहीं लूँगा, मैं चेंज करूँगा ताकि मुझे उसका ज्ञान रहे। तो हिस्ट्री को इसलिए पढ़ना है ताकि पास्ट को समझ सके और प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर कर सके। ठीक है, जो चैप्टर है अपना, उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले बच्चों, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, 1612 में ये कहाँ पे आती है, इंडिया आती है। आए तो थे ये ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेड करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग किया, आर्मी बनाई, और आर्मी ऐसी बनाई ना कि इंडिया में ऐसे ऐसे कर दी। कैसे, देखो इन्होंने क्या किया, 1858 में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, इस बैटल ने जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, उसकी नींव रख दी थी भारत में, समझ रहे हो। तो सबसे फर्स्ट बैटल हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो बंगाल की फोर्सेस थी, जिसमें उस टाइम पे ना नवाब थे, नवाबों के हाथ में था। ठीक है, इनके बीच में हुई थी। और इसमें कौन जीते थे, तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये इसमें जीत गई थी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी वो बैटल है जिसने ब्रिटिश एम्पायर की भारत में नींव रख दी। ठीक है, तो ये इतना बेसिक था। उसके आगे चलो, उसके आगे चलो। तब उसके आगे क्या होता है ना बच्चों, जो अब आगे पढ़ोगे तो आगे बुक में लिखा हुआ है कि 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त जो इंडिया था वो किसके अंडर था, अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब जैसे भारत ब्रिटिश रूल में था, तो क्या हुआ ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें ना यूके यानी जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन है, वो भी फाइट कर रहा था। तो क्या हुआ ना, उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि वॉर हो रही थी। तो जो ब्रिटिश का डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, बढ़ गया। दूसरा बच्चों, अगर तुम्हारा डिफेंस बढ़ गया, अगर तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, तो तुम टैक्सेस बढ़ा दोगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में सरकार है। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जो इनकम पे टैक्स लगता है। और दूसरा क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज रखती थी। अगर आप एक जगह का सामान दूसरी जगह बेचोगे ना, तो कस्टम ड्यूटीज रखती थी। तो उन कस्टम ड्यूटीज को ना इंक्रीज कर दिया। मान लो पहले 10% रखता था, तो बढ़ा के 20 कर दिया। तो कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड। ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि देखो ना, उन्होंने पैसे का इंतजाम तो अपने देश से कर ही दिया, अपने देश को लूट के। और क्या किया, जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, उसमें वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स मरे, वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश आर्मी में ना जो गांव के यंग लड़के ना, उन्हें भर्ती करो और उन्हें वॉर में भेज दो। क्यों, क्योंकि इंडियंस ही तो है, मर जाए तो क्या जा रहा है ना। इस वजह से क्या हुआ कि जो यंग इंडियन मेल विलेजर्स, जो कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनको फोर्स टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी। और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनको वॉर में भेज दिया, वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है बच्चों, ये जो बैटल है ये आपका चला 1918 तक। अब लोगों को लगा कि वॉर ना 1918 में खत्म हो गई। तो अब लोगों को लगा, यार देखो ना, वॉर हुई थी, उस वजह से टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, तो अब क्या होगा ना, अब तो वॉर खत्म हो गई, अब टैक्सेस कम हो जाएंगे, लोगों को ये लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1918 आते आते तक जो प्राइजेस थे ना, वो हर चीज के प्राइजेस डबल हो गए। हर चीज के प्राइजेस क्या हो गए, डबल।
अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो अमीर लोग थे उन्हें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग थे उन्हें तो फर्क पड़ता है क्योंकि इनकम है नहीं, और जो प्राइस है हर चीज़ का डबल हो गया। अगर ये 20 रुपए का है तो 40 का हो गया। अब भाई कोई गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे, नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, प्राइसेस तो डबल हुए, लेकिन जब वॉर खत्म हो गई ना 1918 में, जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो गई ना, उसके बाद प्राइसेस डिड नॉट रिड्यूस, प्राइसेस कम नहीं हुए, प्राइसेस कम नहीं हुए। क्योंकि प्राइसेस कम नहीं हुए ना, तो इंडियंस के मन में ये बात आ गई कि यार ये तो हमें लूटे ही जा रहे हैं, लूटे ही जा रहे हैं, लूटे ही जा रहे हैं। यहाँ से ना इंडियंस बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, अब बच्चों 1918 पे आ गए, तो इतना आप समझ गए। मैं साइड होता हूँ, इसे नोट कर लेना। इसके बाद जस्ट मैं 3 साल पहले जाऊँगा 1915 में, और जो इंडिया को आज़ादी दिलाने में जिनका बहुत बड़ा रोल है, M.K. मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो, आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे देखना, वहां तक क्लियर है, उसके आगे देखो। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, हम 1915 पे चलते हैं, 1918 से 3 साल पहले। जो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जो थे, वो इंडिया आते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, साउथ अफ्रीका से। कब आते हैं, 1915, ये डेट याद रखना। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब ये इंडिया आते हैं ना, तो लोगों की ना, ये इंडिया में घूमते हैं और लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं कि यार यहाँ के लोगों की दिक्कत क्या है। अच्छा, आपको एक बात पता है, गांधी जी ना फैमिली से बहुत रिच थे। आपको पता है, गांधी जी के पास फैमिली पे इतना पैसा था ना कि वो अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया था उन्होंने लंदन में, इंडियंस के लिए। आपको पता है, तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी बहुत बुरे थे या गांधी जी बहुत अच्छे थे, मेरी कोई राय नहीं है उनके बारे में। बस ये है कि इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अहम रोल किया है, बस उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो गांधी जी थे ना, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया, एक चंपारण सत्याग्रह और एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इन दोनों में पार्ट किया। ये जो चंपारण सत्याग्रह था ना बच्चों, ये था इंडिगो प्लांटेशन के बारे में। इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो क्या होता है, इंडिगो तो इसको ना हिंदी में कहते हैं नील, नील की खेती। आपको पता है इंडिगो प्लांटेशन में क्या था कि जो यूपी बिहार साइड है ना, उस जो जमीन होती थी उसको ना कट्ठे में नापते थे, कट्ठे में, है ना। तो क्या हुआ था ना, इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने कहा था कि हर 20 कट्ठे में से जो 3 कट्ठा जमीन है ना, उस पे तुम्हें इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ेगी, इंडिगो की प्लांटेशन। अब पता है दिक्कत क्या था कि एक बार आपने इंडिगो की प्लांटेशन करी ना, फिर 1-2 साल के लिए जमीन खराब हो जाती है, अब उस पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि चलो हमने इंडिगो उगा दिया, तो आप, हम ब्रिटिशर्स ना उनसे खरीदते नहीं थे, बहुत सस्ते में खरीदते थे। तो भाई आप हमें कह रहे हो उगाओ, हम उगा भी रहे हैं, उसके बाद आप खरीद भी नहीं रहे हो, है ना, जमीन भी हमारी खराब हो रही है, तो नुकसान तो किसानों का है। ठीक है, तो गांधी जी ने एक चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एक जगह है बिहार में, ठीक है, चंपारण एक जगह बिहार में, वहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह में उन्होंने ये कहा कि इस इंडिगो प्लांटेशन को बंद करो। ठीक है, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह में, ये वाली बात थी। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में आओ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ कि जो वहां के मिल के वर्कर्स हैं, आपको पता है कोई भी जो मिल है वहां पे वर्कर्स तो होंगे, उनकी जो भी सैलरी थी ना, वो सैलरी बहुत कम थी, मतलब उन्हें सैलरी तो मिलती थी, कुछ भी नहीं बचता था, और डेली नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि इन वर्कर की जो वेजेस है ना, उन वेजेस को बढ़ाओ। ठीक है, तो ये 2 चीजें आती हैं, एक आता है चंपारण सत्याग्रह, एक आता कोई दिक्कत। अब ये जो चंपारण सत्याग्रह है ना, इसकी डेट भी पूछ लेता है, तो ये 1916 में होती है, और ये होती है 1918 में होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, फटाफट इसे नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, 1918 से आगे चलते हैं, तो अगला साल कौन सा है, 1919। ये जो साल है ना, इसमें जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ना एक लॉ पास किया, एक लॉ पास किया। कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उस लॉ में पता है क्या लिखा था, उस एक्ट का नाम था रॉडेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। इसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर किसी भी इंडियन या फिर किसी भी इंडियन लीडर को 2 साल के लिए जेल में रख सकता है, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी कोर्ट में ट्रायल के। तो एनी ब्रिटिश ऑफिसर कैन इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर in jail for 2 years without any
प्रूफ और कोर्ट ट्रायल, ठीक है। ना कोई प्रूफ चाहिए ना कोर्ट का ट्रायल चाहिए। मेरा मन कर रहा है मैं ब्रिटिश ऑफिसर हूँ तो बहुत बोल रहा है, चल जेल चल 2 साल के लिए। ये था रॉबर्ट एक्ट, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट एक्ट था ना बच्चों, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इंडियंस की आवाज दबाने के लिए था। तो ना गांधी जी ने क्या किया, अब भाई गांधी जी, ठीक है, उन्होंने कहा रॉबर्ट एक्ट है ना, तो रॉबर्ट एक्ट के विरोध में मैं एक सत्याग्रह करूंगा। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह करी ना, वो रॉबर्ट एक्ट के विरोध में करी। तो उस सत्याग्रह का नाम पड़ गया रॉबर्ट सत्याग्रह, समझे। तो इसके आगे जब गांधी जी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड रॉबर्ट सत्याग्रह, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट सत्याग्रह है ना, इसमें क्या हुआ, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई पूरे भारत में, ठीक है। दूसरा, जो शॉप्स वगैरह थी वो सब बंद हो गई, ठीक है। तीसरा रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, शॉप क्लोज हो गई, और जो जितने भी लोग हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। किस पे चले गए? स्ट्राइक पे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। क्वेश्चन आता है कि बताओ रॉबर्ट एक्ट क्या है, रॉबर्ट सत्याग्रह क्या है, और रॉबर्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या करवाया लोगों से। तो 3 चीजें करवाई। सबसे पहले तो देखो भाई, शॉप्स बंद करवा दी, है ना, लोगों ने कर दी। रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, और हर जगह ना जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। जो टीचर्स हैं वो पढ़ा नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, वकील कोर्ट में नहीं जा रहे, है ना, जो ड्राइवर्स हैं वो काम पे नहीं जा रहे, फार्मर्स अपना काम नहीं कर रहे, तो लोग किस पे चले गए? स्ट्राइक पे। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके आगे देखना, तो एक बार इसे नोट करो बच्चों फटाफट। ठीक है। अब देखना इसके आगे क्या हुआ। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो रॉबर्ट सत्याग्रह था, ये जो आपका रॉबर्ट सत्याग्रह था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि सत्याग्रह आगे बढ़े? वो तो नहीं चाहेगी। तो उसने क्या किया, इस रॉबर्ट सत्याग्रह को दबाने के लिए ना उन्होंने मार्शियल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शियल लॉ। तो टू सप्रेस दिस रॉबर्ट सत्याग्रह, जो आपकी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या लगा दिया? मार्शियल लॉ। अब आपको पता है मार्शियल लॉ में क्या होता है? मार्शियल लॉ में बच्चों ये होता है, कि जो मिलिट्री का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है ना, वो गवर्नमेंट का हेड बन जाता है। मार्शियल लॉ में सरकार ना अपनी पावर्स मिलिट्री को दे देती है। अब जो मिलिट्री का सबसे बड़ा ऑफिसर है ना, वो सरकार का भी सबसे बड़ा ऑफिसर हो जाता है। तो ऐसे बोलूंगा, द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर बिकम्स चीफ ऑफ गवर्नमेंट इन दिस लॉ। मतलब इस नियम में जो सरकार का हेड है ना, वो मिलिट्री का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हो जाता है। और उस टाइम मिलिट्री का जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर था ना, वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। इसका पूरा नाम है रीगनल एडवर्ड डायर, ठीक है। बट आपको डायर याद रखना है। अब ये जो जनरल डायर था ना, इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई देखो, तुम्हें ना हमने सरकार की सारी पावर दे दी, तुम कुछ भी करो और ना इस रॉबर्ट सत्याग्रह को बंद करवाओ, ठीक है। तो फटाफट नोट करो यहां तक। ठीक है। अब बच्चों देखो उसके आगे क्या हुआ। उसके आगे अब मैं बात करता हूं 13 अप्रैल 1919 को। इस टाइम एक ना जगह थी जिसका नाम है जलियांवाला बाग। और ये जगह कहाँ थी? तो ये था अमृतसर, पंजाब में। ये जगह कहाँ पे थी? अमृतसर, पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 13 अप्रैल 1999 को ना बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड हियर, ठीक है। अब जो लोग हैं वो बैसाखी का मेला देखने तो गए थे, लेकिन साथ में कुछ लोग तो थे ना, वो रॉबर्ट सत्याग्रह को प्रमोट भी कर लेते वहाँ, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर वहाँ गया और उसने क्या किया, जो ग्राउंड है, ये जो जलियांवाला बाग का जो ग्राउंड था,
उसके सारे गेट्स बंद करवा दिए और उसने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पे ना एक कुआं था, उस कुएं में कूद गए ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन भाई गोली से नहीं मरोगे तो कूद के गिर के मर जाओगे, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत लोग मरे, बहुत लोग, और ये बहुत दुखद कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड टू क्लोज all gate and ordered to open fire on Indians, ठीक है। अब इसमें ना इसके बाद क्या हुआ, बहुत लोग मरे और एक रिपोर्ट कहती है कि 350 इंडियंस की है ना जो डेथ हो गई और 1000 प्लस इंडियंस की जो है ना वो इंजरी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इतना क्रैश हुआ ना कि गवर्नमेंट ने जनरल डायर को हटा दिया, ठीक है। और आपको पता है, आपने एक स्टोरी सुनी होगी सरदार उधम सिंह जो वहां जाते हैं और, है ना, तो उन्होंने जिस जनरल डायर को मारा था ना वो ये नहीं था, ठीक है। ये था, ये भी डायर था, वो भी डायर था, लेकिन उन्होंने ना दूसरे डायर को मारा था। इस जनरल डायर ने इंडियंस को मरवाया था, और जिस जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था ना, उसने इस जनरल डायर की तारीफ की थी, इसने मार दिया उसके, क्योंकि ये तो बुढ़ा पैर ही मर गया था, है ना। ऐसे लोग जीते कहाँ ज्यादा जो इतना परेशान करते हैं अपने देश को। फटाफट नोट करो। हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो एक्ट हुआ था, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस वजह से क्या हुआ, इंडियंस जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि हमने ना इंडियंस को मरवा दिया, अब तो ये डर गए हमसे। लेकिन क्या हुआ ना, इंडियंस के मन में और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो जो इंडियंस है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ना उन्होंने ओपन फायर, आग लगा दी, ठीक है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, इस वजह से क्या हुआ ना कि गांधी जी ने सोचा कि यार मैं ये चाहता था कि जितनी भी चीजें हैं जो सत्याग्रह में होती है, सत्याग्रह वो होता है जिसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंडियंस ने वायलेंस कर दिया ना। इस वजह से दिस वायलेंस फोर्स्ड गांधी टू स्टॉप रॉडेट सत्याग्रह। इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने रॉडेट सत्याग्रह को ना इंडिया में खत्म कर दिया, मतलब उन्होंने वापस ली, उन्होंने कहा आज से रॉडेट सत्याग्रह खत्म। क्यों? क्योंकि मेरा आइडिया था सत्याग्रह का, और सत्याग्रह का मतलब है कि किसी इनजस्टिस से फाइट तो करेंगे लेकिन वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वायलेंस हो गई, इस वजह से गांधी जी ने रॉडेट सत्याग्रह को वापस ले लिया, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखना उसके बाद क्या हुआ ना, वहां तक क्लियर है, वो जो इंसिडेंट हो गया वहां तक क्लियर है। अब उसके बाद ना गांधी जी के ना एक बुक के बारे में बात होती है, ठीक है। गांधी जी की एक बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी की एक बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और स्वराज का मतलब होता है अपना राज, इंडियंस का राज। स्वराज का मतलब होता है स्वयं मतलब अपना राज, स्वराज, ठीक है। तो गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज। इसमें गांधी जी ने पता क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था, इस किताब में गांधी जी कह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो हम इंडियंस पे पता है क्यों रूल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें करने दे रहे हैं। जिस दिन जो इंडियन है वो ब्रिटिशर्स को हर चीज में कोऑपरेट यानी सहमति दिखाना बंद कर देंगे, उससे 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल भारत में खत्म हो जाएगा। समझा? तो ये इसमें ये लिखा हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स है ना, इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत हम पे इसलिए रूल करते हैं क्योंकि हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं, तो हमें उन्हें कोऑपरेट नहीं करना। अगर हम चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए तो हमें उन्हें कोऑपरेट नहीं करना। तो हिंद स्वराज में ना मेन बात लिखी थी कि ना हमें उन्हें कोऑपरेट नहीं करना, तो नॉन कोऑपरेशन की बात लिखी हुई थी, ठीक है। इसी नॉन कोऑपरेशन से एक मूवमेंट का जन्म होता है जिसका क्या नाम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बस स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, इसमें है क्या, तो बच्चों जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, गांधी जी चाहते थे कि जैसे जब उन्होंने रॉडेट सत्याग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ना देश में ना यूनिटी नहीं है, तो गांधी जी चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं देश में यूनिटी लाता हूं, और देश के सबसे बड़े दो क्या है, हिंदूज और मुस्लिम, ठीक है। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि जो हिंदूज और मुस्लिम है ना उनको साथ में लाया जाए और एक साथ इसको वो दोनों इसमें सहमति दिखाएं, तब इसमें कुछ दम आएगा। तो गांधी जी इसके लिए ना अली ब्रदर्स से मिले, एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली, ठीक है। तो वो गदर मूवी देखी है,
अशरफ अली, है ना, तो वो वादे नहीं है, ठीक है। तो देखो जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब गांधी जी ने क्या किया कि इन दोनों से तो मिले और गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन का आइडिया ना इन दोनों को समझाया। इन दोनों ने कहा ठीक है, हम आपको अपना सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने, क्योंकि इनका सपोर्ट मिला, तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, उसका नया नाम रख दिया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब क्वेश्चन आता है खिलाफत क्या है, तो जो खिलाफत है ना, खिलाफत ये एक टर्म से आता है खलीफा, और ये जो खलीफा है ना बच्चों, ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका स्पिरिचुअल हेड होता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। तो मुस्लिम्स के लिए जो खलीफा है उनकी कुछ रिस्पेक्ट थी, ठीक है, उस वजह से उन्होंने इसका नाम रख दिया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब बात आती है 1921, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद 1921 में ना अब गांधी जी पूरे तैयार थे, तो गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली तीनों ने मिलके नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अब क्योंकि गांधी जी जो थे ना उनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी, तो जैसे ही गांधी जी ने कहा ना तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ना सिर्फ एक चीज़ समझाई है, और वो है स्वराज, की अपना राज चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, अब आपको पता है कि मैं कुछ बोलता हूँ ना तो 10 बंदे उसको 10 चीज़ों से समझते हैं। तो गांधी जी ने स्वराज तो कहा, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन हर किसी इंसान के लिए जो स्वराज का मीनिंग है ना वो अलग अलग था। जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का कुछ और मीनिंग था, जो कंट्री साइड गांव वगैरह में रहते हैं उनके लिए स्वराज का कुछ और मतलब था, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट तो किया और उन्होंने स्वराज का जो मीनिंग है ना वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया, अपने हिसाब से, ठीक है। अब उन्होंने कैसे कैसे किया वो देखते हैं, इसे नोट करो। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब उसके आगे देखना, उसके आगे अभी मैंने आपको क्या बताया कि ना जैसे बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट तो किया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में, लेकिन जो स्वराज का मतलब था ना वो हर किसी ने अलग अलग समझा। तो स्वराज के ना 3 मतलब समझे गए। पहला तो स्वराज का मतलब समझा शहरों में लोगों ने स्वराज का क्या मतलब समझा, गांव साइड, कंट्री साइड, रूरल एरिया में लोगों ने स्वराज का क्या मतलब समझा, और जो प्लांटेशंस है, प्लांटेशंस मतलब जो खेती बाड़ी है उसमें लोगों ने क्या समझा, अब देखते हैं। तो जो शहर थे ना, शहर थे उसमें लोगों ने क्या किया कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स, उस वक्त तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, उसको छोड़ दिया। जो टीचर्स थे ना, जो टीचर्स थे उन्होंने अपना रेसिग्नेशन दे दिया कि भाई हमें नहीं पढ़ाना। स्टूडेंट्स ने कहा हमें नहीं पढ़ना, टीचर्स ने कहा हमें नहीं पढ़ाना। जितने वकील थे ना उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। मेरा मतलब उन्होंने बोला कि भाई हम कोर्ट ही नहीं जा रहे, क्यों जाए हम, है ना। आगे जो फॉरेन गुड्स थे, मतलब जो ब्रिटेन से इंडिया में गुड्स आते थे ना, सामान आते थे कि लो भाई हमारा सामान खरीदो, तो ना इंडियंस ने उसको बॉयकॉट का मतलब है उसको यूज नहीं किया। तो जो फॉरेन गुड्स है ना उसको क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। और आपको पता है जो ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे उसको ना लोगों ने इकट्ठा होके जला दिया। तो जब इकट्ठा होके जलाते हैं ना उसे बॉनफायर कहते हैं। तो जो फॉरेन क्लोथ्स है ना उसको जलाया, तो लेकिन किस में जलाया, बॉनफायर्स में, ठीक है। अब मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो ऐसी तैसी हो जानी चाहिए। हाँ शुरुआत में तो हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जितनी तेजी से ऊपर गया ना उतनी तेजी से ठंडा हो गया। पता है कैसे? मेरे को एक बात बताओ बच्चों, आपने क्या किया, अगर आप होते तो आपने क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कूल छोड़ दिया, लेकिन क्या इंडियन स्कूल्स थे? नहीं थे, है ना। क्या इंडियन लोगों के अपने स्कूल्स थे? नहीं थे। तो आप कहाँ पढ़ोगे? टीचर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कूल छोड़ दिया, क्या इंडियंस के स्कूल थे? कहाँ पढ़ोगे? वकीलों ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, क्या इंडियन कोर्ट्स थे? नहीं थे, क्या करोगे, है ना। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, ब्रिटिश के कपड़े जला दिए। और आपको पता है जो भारत का कपड़ा था ना, खादी, वो बहुत महंगा था, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो इसकी डाउनफॉल के ना जो 2 मेन रीजन है कि कपड़े हमें वापस ब्रिटिश वाले ही पहनने पड़े। क्यों? क्योंकि खादी बहुत ज्यादा महंगी थी, हर कोई नहीं खरीद सकता। दूसरा, ये जो बाकी चीजें हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं, तो जो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं कहाँ जाएंगे, तो इन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये तो हुआ कि टाउन्स में कैसे होगा। अब देखो, अब मैं कहता हूं कि गांव साइड क्या हुआ। तो बच्चों गांव साइड ना एक सिस्टम था जिसका नाम है बेगार सिस्टम। बेगार बहुत बेकार सिस्टम है ना। तो बेगार सिस्टम में क्या था कि जो पीजेंट्स होते हैं, यानी जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जमींदार होते हैं ना उनके खेतों में काम तो करते हैं, लेकिन उसके बदले ना पेमेंट नहीं मिलती। मेरा मतलब है मैं किसी के यहाँ काम करता हूँ बट मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। तो ये था बेगार सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ ना, इस बेगार सिस्टम के अपोज में 2 लोग, एक का नाम था बाबा रामचंद्र, ये बहुत फेमस पर्सन है, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके
इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट पीएम भी थे, ठीक है। इन दोनों ने एक ओध किसान सभा बनाई, ओध किसान सभा। इस ओध किसान सभा ने क्या डिमांड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड किया कि बेगार सिस्टम को खत्म करो, समझा। और ये जो पीजेंट थे ना, जो गरीब लोग थे, इनके लिए स्वराज का मतलब, जो गांधी जी ने स्वराज बोला था ना, इनके लिए उस स्वराज का मतलब था कि बेगार सिस्टम खत्म होगा ना, यही है स्वराज का मतलब। तो गांव के लोगों के लिए स्वराज का मतलब ये था कि गांव के लोगों के लिए स्वराज का मतलब था कि ना बेगार का एबोलिशन, समझा। तो गांव के लोगों ने स्वराज को कुछ ऐसे समझा। अब मैं कहता हूँ प्लांटेशन, खेती में आ जाते हैं, खेती में, ठीक है। तो क्या हुआ ना, 1859 में एक ना एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, जो प्लांटेशन वर्कर थे, उनको क्या बोला कि आप ना 24 घंटे खेत में ही रहो और काम करते रहो, ठीक है। यहीं सो, जो करना है करो, बाहर नहीं जाना आपको, ठीक है। तो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट में क्या हुआ कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उनको परमिट नहीं किया कि आप ना अपने खेत छोड़ के कभी बाहर नहीं जा सकते। तो प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड, ठीक है। इन वर्कर्स ने जैसे स्वराज का नाम सुना तो इनको लगा स्वराज, इसका मतलब ना गांधी जी का राज आ गया। और गांधी जी के राज में क्या, हम फ्री हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था ना, जो ये कहता था फील्ड से बाहर मत जाओ, इन्होंने उसका वायलेशन कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा स्वराज का मतलब गांधी राज आ गया, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया, ये खेत से ये बाहर तो गए, लेकिन जब ये जा रहे थे ना, तो रास्ते में पुलिस मिली, ठीक है। और पुलिस ने इनको बहुत मारा और मार के वापस खेतों में भगा दिया, ठीक है। तो इन्होंने एक्ट को वायलेट किया और पुलिस से ये बहुत ज्यादा पिटे। इन तीन चीजों की वजह से ये तीनों ही फेल हो गए, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। क्योंकि ये तीनों ही फेल हो गए, उस वजह से 1922 में ना गांधी जी ने ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था ना, इसको वापस ले लिया। और जब गांधी जी ने इसको वापस लिया ना, तो इसका एक ही रीजन था, क्योंकि ना गांधी जी कहना कुछ और चाह रहे थे, इन तीनों ने समझा कुछ और। तो गांधी जी ने कहा कि अब जो भी मैं नेक्स्ट मूवमेंट लाऊंगा ना, उससे पहले मैं इंडियंस को ट्रेन करूंगा, सिखाऊंगा कि भाई देखो मैं ये कहना चाहता हूं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मूवमेंट तो वापस ले रहा हूं और पहले मैं इंडियंस को ट्रेन करूंगा कि भाई देखो अब से मैं जो बोलूं ना, उसका ये मतलब समझो, ये कह रहा हूं, ठीक है। तो इसे नोट करो अगर कुछ समझ आ रहा है तो, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है समझ आया होगा, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। आगे देखना, आगे ना 1 अगस्त 1920 की एक डेट आपको याद करनी है। इस डेट जो बाल गंगाधर तिलक थे, आपको पता है अभी ना जो गणपति विसर्जन ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये जो गणपति विसर्जन जो है, ये किसने महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करी? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक, समझ आया आपको। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, इनको फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। मतलब भारत की स्वतंत्रता में जो पहला लीडर था ना, वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। इनकी ना डेथ हो गई थी कब? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन गांधी जी ने क्या बोला था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि आपका 1921 में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन वो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था। सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको अनाउंस किया था, स्टार्ट नहीं किया था, अनाउंस किया था कब? बाल गंगाधर तिलक जी की जब डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को, उस दिन गांधी जी ने फॉर्मली अनाउंस किया था कि हाँ भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा कुछ आएगा, जो कि आया था ना 21 में, अभी पीछे बात की हमने। उसके आगे देखो, अब ना इसके बाद एक टॉपिक आता है स्वराज पार्टी का। क्या हुआ ना, जैसे बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि देखो ना, फाइट करने से कुछ बात नहीं बनती, तो ऐसा करते हैं ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पे जैसे संसद में बहस होती है ना, वैसे हम इनसे बहस करेंगे और अपने हक की बात करेंगे, ठीक है। तो जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया एक आइडिया, जिसमें उन्होंने कहा हम ब्रिटिशर्स से फाइट तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके करेंगे। और उसी वजह से 1922 में दो नाम, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। लेकिन इन स्वराज पार्टी से ना हर कोई एग्री नहीं था, हर कोई ऐसा इनसे एग्री नहीं था। तो जैसे इन्हीं के बेटे, अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ही वो थे जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पानी दूंगा। ये दोनों नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है। और इन दोनों ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इनको लगता था कि हम मतलब जो इंडिपेंडेंस के लिए कुछ करेंगे ना, वो इससे अलग करेंगे। इस वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू की जो स्वराज पार्टी थी ना 1922 में, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने ज्वाइन नहीं किया।
ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इसका ना एक पार्ट 2 आएगा, इसका एक पार्ट 2 आएगा जिसमें ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा साइमन कमीशन, और उसके बाद साइमन कमीशन के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, और भी जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फिर जो इंडिपेंडेंस होती है उसमें जो नेहरू जी की स्पीच है, द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, वो सब बताऊंगा, और एलिगरीज वगैरह के साथ इस चैप्टर को हम प्रॉपर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।